हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र 87 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े हैं, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चंस को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। मैंने बताया था कल आपको कि ट्रेस के बाद ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑफ प्रीपोजिशन आता है वो ठीक है। आगे देखो, whenever you in town call me, ये वाला अगर मैं आपको दे दूं तो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड रह जाएंगे। वो कंफ्यूज कैसे रहेंगे वो मैं बताता हूं। उन्हें पता है कि यू एक प्लूरल है तो जायज है, इसमें जो भी आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा, मतलब इज और एम तो आएगा ही नहीं, या तो वर आएगा या फिर आर आएगा। अब गुरुजी सबसे बड़ी परेशानी कि दोनों ही प्लूरल हैं और दोनों ही आ सकते हैं, तो अब इनमें से कंफर्म कैसे करा जाएगा? आगे पढ़ो जरा, टेंशन क्यों ले रहे हो। कॉल मी एक इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है। हमेशा आप याद रखना कि इंपेरेटिव यदि सेंटेंस दिया हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट सेंटेंस के साथ आता है, प्रेजेंट वाले के साथ। तो प्रेजेंट में कौन सा है बताओ? आर है ना प्रेजेंट में, इसीलिए यहां पर आर आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आना। वेन एवर यू आर इन टाउन, जब भी कभी ना आप टाउन में किसी कस्बे में हो, कॉल मी मुझे बुला लेना। तो ऐसे में याद रखना इंपेरेटिव सेंटेंस यदि कोई बातचीत कही जा रही है तो वो प्रेजेंट के बारे में बताता है, तो ऐसे में क्या आ जाएगा, हमेशा प्रेजेंट वाले सेंटेंस की ही यहां पर वर्ब आगे वाले सेंटेंस में लगाई जाती है। समझ में आता गया ना कितना बड़ा डिफिकल्ट ये कॉन्सेप्ट था, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखिएगा, ही सेवरल म्यूजियम्स इन दिल्ली, मतलब वो ये कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है जो दिल्ली के अंदर ना बहुत सारे म्यूजियम्स में क्या है विजिट कर चुका है, मतलब वहां जा चुका है। तो यहां पर विजिट मतलब एकदम सही ऑप्शन है। द स्लम चिल्ड्रेन राउंड अ बर्निंग फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म, यानी कि जो स्लम एरियाज के जो बच्चे होते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। कहीं पर कोई आग जल रही है, अब आग जल रही है तो उसके राउंड बना करके, फायर के राउंड बना करके वो क्या है खड़े हो गए, अपने आप को गर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ये समझिएगा कि यहां पर क्या आ सकता है। देखो यहां पर आएगा हडल। हडल का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होता है हडल का मतलब? एक तरह से एकत्रित होना। अच्छा बाकी देखो स्पेलिंग बताता हूं। ये लिखना है टक। टक का मतलब क्या होता है? टक का मतलब होता है लपेटना। और एल्बो, एल्बो तो समझ में आता होगा, कोनी मारना, किसी को एल्बोड करना। ग्रुप का मतलब समूह, इकट्ठा। तो वो ओवरऑल यहां पर हडल आएगा क्योंकि अब बर्व आ रही है, इसीलिए ग्रुप नहीं, वो तो ठीक नहीं, हडल हो सकता है। आगे देखिएगा, पॉलिस्टर शर्ट्स आर मोर देन द कॉटन वंस। अब ये समझिएगा, ये बहुत सिंपल है। आपको ये पता है कि मोर और यहां कंपैरेटिव की बात किया जा रहा है, इसका मतलब यहां पर जो भी डिग्री आएगी वो कैसे आएगी? कंपैरेटिव आएगी। और इसका हमने इसलिए पहचाना क्योंकि मोर के बाद अगर कभी मोर मोस्ट लगाया जाता है तो इनके बाद जो भी यहां रखा जाता है ना, वो एक तरह से एडजेक्टिव रखा जाता है। तो एडजेक्टिव वो भी ऐसे समझो, मान लो पॉजिटिव है, ऐसे रखा जाता है। तो एडजेक्टिव इनमें से मात्र ड्यूरेबल है, ड्यूरेशन तो दरमियान होता है, ठीक है, ये सब नहीं आएगा। एडजेक्टिव जो है वो ड्यूरेबल है, तो यहां पर ड्यूरेबल आ जाएगा। अरे यार ऐसे समझो ना, जैसे मोर हैंडसम है तो हैंडसम ही तो आएगा, हैंडसमर तो नहीं हो सकता। तो ऐसे में एडजेक्टिव है ना हैंडसम। अब हैंडसम हैंडसम जैसे बिग का बिगर हो जाता है, हैंडसम का हैंडसमर तो नहीं होता, ऐसे में हमें मोर लगाना पड़ता है। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। अब देखिएगा, आई थिंक ये अपोजिट है या फिर सिनोनियम्स है, मैं चेक कर लेता हूँ। सिनोनियम्स है। अब देखिएगा, चलो इनको आप खुद आइडिया सोचिएगा, आपने कितना याद कर रखा है वोकैब। देखो मैनेज करना, मैनेज करने का मतलब क्या होता है सर जी? मैनेज का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो चार ऑप्शंस में से जो एग्जैक्ट है वो है कंट्रोल करना। फ्री का मतलब क्या होता है बताओ? फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र कर देना। क्या कर देना? स्वतंत्र कर देना, मतलब एकदम आजाद। एक इसमें इंडिपेंडेंट, वही मतलब स्वतंत्र हो जाएगा। लूज का मतलब ढीला छोड़ देना। तो ओवरऑल मैनेज का जो मीनिंग जाएगा वो कंट्रोल के पास चला जाएगा। आगे देखिएगा, फ्यूरियस, फ्यूरियस फायर, ये तो समझ सुना होगा आपने। फ्यूरियस तो मीनिंग बहुत पुराना है। फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री। क्या होता है? एंग्री होता है इसका, राइट। इसका जो सिनोनियम है फ्यूरियस का वो एंग्री है। बाकी इनको समझो। देखो काम का मतलब क्या होता है? शांत होता है। काम करोगे तो शांत अपने आप रहोगे आप। स्माइल का मतलब मुस्कुराना। और डेस्परेट का मतलब होता है एक तरह से बेचैनी।
आगे बढ़ जाते हैं और ये सेंटेंस मैं इस वाले का आपके लिए देता हूं। आगे बढ़ जाते हैं। देखो बर्थ, इसका आपको उल्टा बताना है। क्या बताना है आपको? उल्टा बताना है। बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना। क्या लेना? अच्छा, मैंने एक सेंटेंस आपको दिया था, शी वॉज बॉर्न इन रिच पेरेंट्स। शी वॉज, आई थिंक वो था, शी वॉज बॉर्न, ऐसे कुछ था, शी वॉज बॉर्न डैश, यू नो, रिच फैमिली, इस तरह से रिच फैमिली या रिच रिच पेरेंट्स हो सकता है। तो मुझे बताओ बॉर्न के बाद यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? आगे बढ़ जाते हैं। बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना। तो जन्म लेना, अब इसका सुनो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बर्थ का मतलब तो हो गया जन्म लेना, उल्टा क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, मतलब उसकी मृत्यु की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जेस्ट, ओहो कितना अच्छा प्यारा वर्ड है। आपके अंदर इस टाइम पर जेस्ट की जरूरत है, मतलब उत्साह उमंग की जरूरत है, इंथुजियाज्म आपको बनना है, कीननेस बनना है, गस्ट बनना है। मतलब जेस्ट है, जेस्ट का मतलब एकदम उत्साह, आपके अंदर पढ़ाई लिखाई का, नौकरी का जो उत्साह होना चाहिए और है आपका। उल्टा क्या हो जाएगा इसका? डिसइंक्लिनेशन, मतलब एक तरह से अनिच्छा, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं हो। आगे कॉन्जिक्यूटिव, ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपने गणित में पढ़े होंगे, मैथ्स में। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते नहीं होते? कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? और डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं होगा, टेंशन मत लेना, सारी चीजें याद हो जाएंगा। आगे बढ़ जाते हैं और आगे ये आपके इडियम्स, आई थिंक क्या वो हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। जल्दी से बताओ, टेक ऑफ का मतलब क्या? देखिएगा, द प्लेन टुक ऑफ एट 6 o'clock, 6 hours, मतलब वो ये कह रहा है, मतलब एक बात आप समझिएगा, ये सेंटेंस को पढ़ कर आपके दिमाग में क्या चीज बात आ रही है? ये आ रही है मतलब जहाज के बारे में बात कर रहा है, और वो ये कर रहा है मतलब टेक ऑफ के बारे में बात कर रहा है। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उड़ना, उड़ान भरना। मतलब टेक ऑफ कर गया, मतलब एक ये रनवे है। क्या ये रनवे है? अब ये ऐसे कर गया, मतलब जहाज ऐसे उड़ गया। तो एक बात हो, इसने ये जो वाली लैंड है, बताओ उसने क्या लेफ्ट कर दी, उसे छोड़ दिया, वही तो होता टेक ऑफ। तो मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट था ग्राउंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ही टर्न अ डेफ ईयर टू माई एडवाइस, यानी कि उसने जो मैंने उसे सलाह दी थी ना, मेरी एडवाइस को एकदम अनसुनी कर दिया। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है जो आपका एक कान है जो सुना, जिसे आप नहीं सुन सकते, वो वाला कान। आपका दोस्त आपको कोई सलाह दे रहा है और वही वाला कान आपको, आपने उसकी तरफ कर दिया, इसका मतलब है कि आप अनसुना कर रहे हैं, उसकी बात को नहीं सुनना चाहते हैं। राइट ना? समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब हो जाएगा डिसरिगार्डेड। क्या हो जाएगा? डिसरिगार्डेड। अंडरस्टैंड और नॉट, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? आ जाएगा, चिंता मत करना, मतलब अनसुनी कर देना। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, वी हैव गॉन थ्रू मैनी हार्डशिप्स। अब यहां पर बात कर रहा है कि गॉन थ्रू मतलब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब क्या होता है? सफर, मतलब किसी चीज से पीड़ित होना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सफर इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको देखो ये वाले कॉन्सेप्ट है, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, वरना गलती हो जाएगा। आगे देखो, ही इज सॉल्व एनी सम सो फार। अब ये समझिएगा, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, इस जगह पर आपको बताना है क्या आ जाएगा। पहले ये समझिएगा कि ही इज सॉल्व एनी सम सो फार कभी भी आता है ना मेरे भाई, हमेशा देखो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद ही करने। पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां पर आएगा हैज नॉट सॉल्व। क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट सॉल्व्ड एनी सम सो फार, यानी उसने अभी तक कोई भी सम, जोड़ है ना, जोड़, वो अभी तक उसने सॉल्व नहीं किया है। तो एक चीज आप समझिएगा कि ही के अकॉर्डिंग हैव तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखिए, ही और अब तक उसने कर लिए, नहीं वो तो गलत है, क्योंकि पास्ट, पास्ट को शो कर रहा है, ये आ नहीं सकता, इसीलिए ये वाला आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी इसका कॉन्सेप्ट तो बता दो। देखो भाई, सेंटेंस में एक चीज आप याद रखें, सेंटेंस में अगर एनी का कभी यूज होता है तो वो एडजेक्टिव की तरह होता है। और ये रूल होता है कि एनी का अगर कभी भी यूज होगा ना, तो यदि एडजेक्टिव की तरह किया गया है तो वैसे वाक्य को नेगेटिव रूप में लिखा जाता है। एक मैं दूसरी बात भी बता देता हूं आपको कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, बताओ यहां पर ही क्या होता है? सिंगुलर है ना, तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट ये होगा कि इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। मतलब क्या? वो हैज नॉट सॉल्व हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे कि नहीं आया समझ में? अरे भैया देखो, एनी इसका मतलब है कि सेंटेंस नेगेटिव होगा। अब ये देखो आप, ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव है। अब ही के अकॉर्डिंग तो हैज आता है ना, हैव तो आता नहीं, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला ठीक हो जाएगा। आगे देखिएगा, फूड वॉज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ हेल्थ। अब ये बताना है कि वॉज द प्राइम, इसकी जगह पर क्या आ सकता है? मैं बता दूं, यहां पर आएगा इज द प्राइम। क्या हो जाएगा? इज द प्राइमरी। इसका क्या आ जाएगा? इज द प्राइमरी। देखो इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझो, नहीं सॉरी, इज द प्राइम आएगा। ठीक है, प्राइमरी तो कोई मतलब नहीं है।
तो यहाँ पर लिखा फूड इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ हेल्थ, यानी कि एकदम सार्वभौमिक सत्य, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो जायज है ऐसे केस में उसे प्रेजेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो प्रेजेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब एक हैबिचुअल है, मतलब ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हैबिचुअल है, जो जरूरत है। तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा उसे प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है, इसलिए वॉज की जगह पर इज आ जाएगा। आगे देखिएगा, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस टू द एयरपोर्ट, यानी कि वह उसके सामान को, सभी सामान को क्या एयरपोर्ट तक ले गया। लगेजेस यहां पर दे रखा है तो याद रखना लगेज का प्लूरल लगेजेस नहीं होता है, तो ऐसे में हमेशा यहां पर आपको लगेज ही लगाना है, इसलिए इसे सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करो। आगे देखो, मैन लाइक महात्मा गांधी एंड इब्राहिम लिंकन डू ग्रेट डीड्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर। अब ये समझिएगा, डू ग्रेट डीड्स इसका मतलब इस जगह पर क्या आ सकता है। पहली बात ये समझिएगा कि यहां पर डू नहीं हो सकता, डिड हो जाएगा। डिड ग्रेट डीड्स का मतलब क्या हो जाएगा कि ये पास्ट के बारे में बात कही जा रही है, जैसे कि लोग है ना महात्मा गांधी की तरह, इब्राहिम लिंकन की तरह, इस तरह से वो कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि लाइक की बात की जा रही है। तो ऐसे में जाहिर है क्यों क्या हो जाएगा, वो पास्ट के बारे में यहाँ पर बातचीत कही जा रही है। समझ में बात आ गया कि नहीं आ गया। मतलब वही एक आदमी के बारे, लोगों के बारे में बता रहा है कि कुछ आदमी है ना, उसे इन्होंने क्या कर दिया, इसका कंपैरिजन कर दिया, तो पास्ट की यहाँ पर थोड़ा सा महसूस हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिड कर दिया। आगे देखिएगा, हिज एल्डर ब्रदर इज लुकिंग फॉर। अब देखो ये तो पता ही होगा कि इज लुकिंग क्या यहाँ पर आ सकता है या नहीं आ सकता, वो देखिएगा। यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिज एल्डर ब्रदर ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर बर भी सिंगुलर आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे ये वन वर्ड है और ये सब आपको याद कर लेना है कि वन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स को डिजाइन करता है, उसको हिंदी में तो आपने खूब पढ़ा होगा वास्तुकार, लेकिन इसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्ट। क्या बोलते हैं, वन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स उसे बोलते हैं आर्किटेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी वाला हो जाएगा, आर्किटेक्ट हो जाएगा। अच्छा आप कहेंगे सर जी मैशन क्या होता है, देखो समझो, मैसन का मतलब होता है एक तरह से मिस्त्री, मतलब देयर इज अ पर्सन नो, क्राफ्टमैन जो कुछ क्राफ्ट करता है, हु वर्क्स विद स्टोन ऑन ब्रिक, यानी जैसे ईंट पत्थरों पर जो डिजाइन तैयार करता है उसे मैसन बोलते हैं। आगे देखो, और बिल्डर है, बिल्डर का मतलब क्या होता है, जो कोई बिल्डिंग बनाता है। देयर इज अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। आगे देखो, इंजीनियर, ये तो पता होगा, वन हु इज ट्रेंड और प्रोफेशनली एंगेज्ड इन अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा वीडियो में टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे इडियम्स आपको याद हो जाएं, सारे वन वर्ड आपको याद हो जाएं। आगे बढ़ जाते हैं। देखो, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा अपनी जीवन गाथा लिखना, उस व्यक्ति को क्या, उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसे आपको पता है उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, खुद के द्वारा लिखना। लेकिन ऑटो जैसे आप समझो, आपका ऑटो, आप उसे खुद ही तो चलाओगे। बायोग्राफी किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी को लिखना। अंडरस्टैंड, ऑटोबायोग्राफी तो मतलब खुद है, वो खुद ही लिख रहा है अपने बारे में। बायोग्राफी किसी दूसरे पर्सन के बारे में लिखी जाती है। अंडरस्टैंड और नॉट, बताओ जल्दी से। मतलब ऑटोबायोग्राफी द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, लेकिन बायोग्राफी क्या होता है कि एन अकाउंट ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट्स मेकिंग अ पर्सन्स लाइफ। एक इसमें स्टेनोग्राफी का मतलब द एक्ट और द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ शॉर्ट हैंड्स। तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। एक इसमें कॉलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर, एकदम बहुत प्यारी अच्छी हैंड राइटिंग है उसकी, मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को बोलते हैं कॉलीग्राफी, याद हो जाएगा। आगे देखो, द कर्व्ड पाथ ऑफ अ प्लेनेट, सर इसका मतलब क्या होता है मार साहब, ये तो कुछ नया सा लग रहा है। उसे बोलते हैं ऑर्बिट, मतलब द कर्व पाथ ऑफ अ प्लेनेट, प्लेनेट का एक थोड़ा कर्व टाइप का क्या होता है, जो चक्र होता है, उसे उसके बारे में बता रहा है, मतलब उसे ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट यहां पर क्या हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। और रेमेडी फॉर ऑल, अब देखो एक चीज समझो, जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब उनके लिए वो करा है कि जितनी भी इल्स हैं, जितनी भी परेशान, जितनी भी बीमारी हैं, उनकी एक दवा, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं कितना, मतलब रामबाण इलाज है, रामबाण दवाई है, उसे बोलते हैं पैनेशिया, PANACEA, पैनेशिया बोलते हैं, जो सभी रोगों का एक ही दवा होता है, उसे बोलते हैं। एल्कोहल तो पता है, दारू। एक इसमें पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का मतलब होता है एक तरह से दर्द वर्द होता है ना, जैसे बुखार है, बुखार दूर करने वाली दवा, यही एग्जैक्ट है, मतलब पैरासीटामोल मतलब फीवर को दूर करती है। देयर इज अ मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग फीवर, फीवर के लिए होता है, दर्द के लिए खैर ले लेते हैं, बट स्पेशली ये फीवर के लिए होते हैं।
एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो आप जैसे आप बीमार हो जाते हैं एंटीबायोटिक वो देता है, तो एंटीबायोटिक इस स्पेलिंग पूछी गई थी पेपर में। देयर इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट दैट कैन किल, बहुत सारे ऐसे होता है जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, उनको खत्म करने का काम। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, हैपनिंग वंस अ ईयर मतलब क्या होता है, एक साल में कोई भी घटना जो होती है, एक साल में कोई प्रोग्राम है वो होता है, उसे बोलते हैं एनुअल। एनुअल आपने पढ़ा है ना, एनुअल का मतलब होता है कि साल में एक बार होना, हैपनिंग वंस अ ईयर। एक है इसमें और देखो, बाई सेंचुरी ये सब पता ही होगा आपको, बाइनेलियल ये तो 2 साल के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे और भी इसमें कुछ ये है, ये तो खैर सब आपको याद ही करने, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो को रोक लो, पहले अपने आंसर को सिलेक्ट करो कि इनके राइट आंसर क्या हो। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है, भद्दा, स्पेलिंग ये हो जाएगा AWK, राइट है। एक है इसमें इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, मतलब वो इन्वेंशन की बात कर रहा है, इन्वेंट्री वो गलत स्पेलिंग है, इन्वेंशन है, कोई आविष्कार कर दिया। एक है इसमें ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या स्पेलिंग है बताओ इसकी, ट्रीटमेंट की, ये स्पेलिंग एकदम सही है। एक है इसमें रेवलस, तो रेवलियस, रेवलियस का मतलब कोई विद्रोही, तो राइट इसमें स्पेलिंग क्या हो जाएगा इसका, रेवलियस का, ये बी वाला। आगे बढ़ जाते हैं। एलिगेंस, तो देखो एलिगेंस का मतलब क्या होता है, तो कोई निष्ठा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी वाला हो जाएगा। मैथमेटिक्स है, देखो कितनी छोटी चीज पूछी है लेकिन ये बहुत जरूरी है, तो इसमें बी वाला हो जाएगा। चलेगा, बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बहुत जल्दी टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। दोस्तों इसी तरह से आप पढ़ते रहें, आप ट्राई करते रहें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। अगर कुछ क्वेश्चंस आप उनके जवाब नहीं दे पाते तो आपको मायूस होने वाली बात, नाराज होने वाली बात, या फिर रूट करके पढ़ाई को छोड़ देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़ते रहो, जरूर सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।